दरभंगा गवर्नमेंट क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है या कितने प्रकार के होते हैं और किस पे बेस्ड होते हैं। और इस क्लास में हम यह भी बात करेंगे कि कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है या कितने प्रकार के होते हैं और पीपीपी मॉडल क्या है या पीपीपी क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने किसी कंट्री विशेष का नाम लिखा है, जैसे इंडिया का नाम हमने लिखा है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने लिखा है। तो आप किसी कंट्री का नाम लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी कंट्री की यदि हम बात करें तो इकोनॉमी का जो सेक्टर होता है वो मेनली तीन होता है, नेचर पे बेस्ड है। फर्स्ट, यदि हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, है ना, इकोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक नेचर पे बेस्ड, एक कंडीशन पे बेस्ड, एक ऑनरशिप पे बेस्ड। यदि नेचर पे बेस्ड की यदि हम बात करें, नेचर पे जो आधारित है उसकी यदि हम बात करें सेक्टर की, तो एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड सेकेंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र एंड टर्सरी सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र या इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। यदि हम एक किसान की बात करें, किसान किसी फसल को फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, उपजा रहा है, लाइक हम गेहूं की यदि हम बात करें, गेहूं जो किसान के द्वारा उगाया जा रहा है खेत में, ये किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो किस पे बेस्ड है? नेचर पे बेस्ड है। और उसी गेहूं का परचेज यदि किसी आटा मिल मालिक के द्वारा किया जाता है आटा बनाने के लिए गेहूं से, तो वो किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जब उसी आटा का परचेज किसी होटल मालिक के द्वारा किया जाता है और रोटी बनाकर उसको सेल किया जाता है, तो वो किस सेक्टर में आएगा? टर्सरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम इसे समझ सकते हैं। यदि हम मुर्गी पालन की बात करें, मुर्गी पालन, फॉरेस्टिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, तो ये सब किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्यों? क्योंकि यह नेचर पर बेस्ड है। हम यदि मुर्गी पालन की बात करें तो मुर्गी पालन 3 तरह से किया जाता है। कितने तरह से? 3 तरह से। जो मीट आप लोग खरीदते हो दुकान से, उस मुर्गा को जो पालन किया जाता है, उस मुर्गी का जो पालन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? बॉयलर फार्मिंग। क्या कहेंगे? बॉयलर फार्मिंग। और जो सेल करने के लिए एक मुर्गी के ऊपर में देखे होंगे लाल कलर का फूल लगा हुआ रहता है ऊपर में, तो उस मुर्गी को हम क्या कहेंगे? उस मुर्गी पालन को हम क्या कहेंगे? हम लेयर फार्मिंग। क्या कहेंगे? लेयर फार्मिंग, जो देसी मुर्गी होती है और जिसे हम अपने घर में पालते हैं अंडा के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? हम बिग बर्ड फार्मिंग। क्या कहेंगे? बिग बर्ड फार्मिंग। तो ये समझ गए। फॉरेस्टिंग की यदि बात करें, जंगल में जो लकड़ी उगती है और उस जंगल में जो लकड़ी उगाई जाती है, तो वो किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि वो नेचर पे बेस्ड होता है। और उस लकड़ी को कटाई करके बढ़ई किया बनाता है, चौकी बनाता है, टेबल बनाता है, तो ये किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। जब बना के रेडी कर देगा सेल के लिए रेडी हो जाएगा, तो वो किस सेक्टर में आएगा? सर्विस सेक्टर में। किस सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में। आप बस से यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हो, तो ये सब किस सेक्टर में आता है? सर्विस सेक्टर में। किस सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में ये सब आता है। आइए हम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर समझ गए। जब प्राइमरी सेक्टर से क्या आता है? रॉ मटेरियल। जब इसी प्राइमरी सेक्टर से जब हम रॉ मटेरियल को लाते हैं मैन्युफैक्चराइज करने के लिए, ये किस सेक्टर में आएगा? फिर सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। किस सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर में। आइए देखते हैं। हम माइनिंग की बात करते हैं। माइनिंग करते हैं तो वहाँ से क्या डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल वगैरह सब निकालते हैं, कोल वगैरह सब निकालते हैं, है ना। तो ये सब किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। और जब उसी को रिफाइनरी करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर लाते हैं मैन्युफैक्चराइज करने के लिए, वो किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। और जब वहीं से जब पेट्रोल पंप पे उसका सप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो वो किस सेक्टर में आएगा? टर्सरी सेक्टर में है।
आएगा। यहाँ से कंज्यूमर क्या करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल, केरोसिन तेल, पेट्रोल वगैरह सब, कोल वगैरह सब ले सकता है। लेकिन यदि हमको ज़रूरत है पेट्रोल का, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएंगे जहाँ पे माइनिंग उस पेट्रोल का हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उस सेल के लिए नहीं होता है, वहाँ पर्पस वही रहता है, पर्पस सेल करने का रहता है, लेकिन वहाँ पे सेल नहीं होता, वहाँ पे क्या हो रहा है, माइनिंग हो रहा होता है, ठीक है। आइए इसको समझ गए। टर्सरी सेक्टर की यदि हम बात करें, सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो लाइक हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। बस से आप यात्रा कर रहे हो, आपको सेवा मिल रहा है। आप ट्रेन से, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, आपको सेवा मिल रहा है, इसके बदले आपको कोई गुड्स नहीं मिले। आप देखिए टर्सरी सेक्टर में क्या समझ सकते हैं आपको। टर्सरी सेक्टर में यदि हम बात करें, एक गुड्स की सेवा होता है, एक सर्विस की होती है। किसकी? सर्विस। एक टीचर के द्वारा जो स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, ये क्या दिया जा रहा है, टीचर के द्वारा सर्विस दिया जा रहा है। इसके बदले आप फीस दोगे, फीस के बदले आपको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जो आपको दिखेगा नहीं, ये अनुभव होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्विस कहेंगे, ठीक है। और आप दुकान पे जाते हो, 10 रुपये देते हो, कहते हो भैया एक बिस्किट देना, तो इसके बदले क्या मिल रहा है आपको, गुड सर्विस वो भी दे रहा है। टर्सरी सेक्टर में वो भी आएगा, लेकिन उसके बदले आपको क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर में तो गुड्स दिया जाएगा या सर्विस दिया जाएगा। इसी पे गवर्नमेंट एक टैक्स लगाई है, क्या लगाई है, टैक्स लगाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस क्लास के बाद हम स्पेशली एक क्लास GST के बारे में देंगे, ठीक है। अभी तो GST का ऐसी के तैसी इधर उधर हो गया है, ठीक है। जब एक थोड़ा इकोनॉमी स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद हम एक स्पेशली GST पे क्लास बनाएंगे, ठीक है। यदि हम प्राइमरी सेक्टर की यदि हम बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान GDP में मात्र 17% है, 17%। वहीं हम सेकेंडरी सेक्टर की यदि हम बात करें, तो इसका 29% GDP, इंडिया के GDP में योगदान है। वही हम टर्सरी सेक्टर की यदि बात करें, तो 53%, लगभग 53% क्या है, इंडियन इकोनॉमी में इसका योगदान है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, भारत में लगभग 53% लोग कृषि पर निर्भर है। भारत की जितने भी जनसंख्या है, 130 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। अभी पता नहीं लॉकडाउन में और कितना बढ़ा होगा। तो इसका कितना, मात्र 17% GDP में योगदान है। कितने लोग निर्भर हैं, 53%। और 53% लोग जो निर्भर है कृषि पर, और इस कृषि का कितना योगदान है GDP में, 17%। आप समझ सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो स्वाभाविक सी बात है देश तो पिछड़ा होगा ही, है ना, और पिछड़ गया है पहले से। चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंडीशन की। कंडीशन के बेस पे क्या, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज में असंगठित क्षेत्र। अब देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आएगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आएगा। यदि हम एक प्राइवेट टीचर की बात करें, तो प्राइवेट टीचर कहाँ पे आएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं पे यदि हम गवर्नमेंट टीचर की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, है ना, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी वगैरह सब, पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह सब की बात करें, तो वो सब किस सेक्टर में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। क्यों आएगा, देखिए क्योंकि इसका क्या होता है, सैलरी फिक्स होता है। क्या होता है, सैलरी फिक्स होता है कि प्रोफेसर को कितना मिलेगा, पुलिसकर्मी को कितना मिलेगा, DM को कितना मिलेगा, ठीक है। वहीं पे यदि हम बात करें इसकी टाइमिंग की, इसका टाइमिंग भी फिक्स रहता है कि कितना दिन जॉब करेगा, है ना, क्लास का टाइम क्या है, ऑफिस का टाइम क्या है, हर एक चीज़ फिक्स होता है। वहीं पे यदि हम छुट्टी की बात करें, इसकी छुट्टी की बात करें, तो छुट्टी भी क्या होता है, फिक्स होता है कि साल में इतना छुट्टी मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही हम प्राइवेट सेक्टर की यदि हम बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, कोई बर्डन नहीं होता है कि आपको साल में सिर्फ 30 दिन छुट्टी लेना है, जब मर्जी तब छुट्टी ले सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, जब मर्जी तब छुट्टी नहीं ले सकता है, ठीक है। उसका टाइमिंग फिक्स होता है, लेकिन इसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि कितना दिन तक वो टीचिंग करेगा, कितना दिन तक वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, कितने दिन तक वो पैसे कमाएगा, ठीक है। ये टाइमिंग फिक्स इसमें नहीं होता है। दूसरा छुट्टी भी फिक्स नहीं होता है, जब मर्जी तब छुट्टी दे सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का जैसा रूल रेगुलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये काम करेगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है, गवर्नमेंट का नौकर है, ठीक। हाँ
चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ऑनरशिप की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ऑनरशिप जो होता है वो पब्लिक सेक्टर का होता है। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का होता है। ठीक है, वहीं पे यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर की यदि हम बात करें, इसका ऑनरशिप क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में होता है। किस सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आएगा? प्राइवेट आएगा, प्राइवेट पर्सन आएगा, प्राइवेट कंपनी आएगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ठीक है, यहाँ तक शायद आप समझ गए होंगे। अब हम पीपीपी की बात करते हैं। ये पीपीपी क्या होता है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक प्राइवेट और पब्लिक के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, कुछ वर्क ऐसा होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा हर एक चीज़ संचालित करना पॉसिबल नहीं होता है। वो क्या करती है? कुछ प्राइवेट के हैंड में दे देती है, कुछ अपने चलाती है। इससे क्या होता है कि अब देखिए, यदि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे को प्राइवेटाइज अभी कुछ किया जा रहा है। प्राइवेटाइज करने का मतलब कि क्या गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे रही है चलाने के लिए। इससे क्या होगा? रेलवे की सुविधाएँ बढ़ेगी। सुविधाएँ तो बढ़ेगी, लेकिन इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। इससे सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि इसमें गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो मारे जाएंगे इसलिए क्योंकि टिकट का रेट जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, भाड़ा बढ़ जाएगा। फ्रेट का जो रेट अभी है 300 रुपये जनरल का, वो 1000 रुपये हो जाएगा। स्लीपर का जो 530 या 630 के लगभग में है, इसका सीधा 3 गुना हो जाएगा, लगभग 2100-2200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यदि रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है तो मेट्रो की तरह सुविधा यदि दे दें, जैसे मेट्रो का एक अलग अपना एक प्लेटफॉर्म है, एक अलग गाड़ी है, तो ऐसे यदि गवर्नमेंट करती है तो यह एक इकोनॉमी के लिए एक गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट जितना अभी पब्लिक सेक्टर में ट्रेंड वगैरह सब है, उसको यदि प्राइवेटाइज करिए, प्राइवेट के हैंड में सेल करती है, तो फिर यह एक अर्थव्यवस्था के लिए दुखद घटना है। इसके लिए पब्लिक को क्या होगा? जागरूक होना होगा, तो ही यह संभव है। अदरवाइज अभी तो लॉकडाउन चल रही है, कुछ भी हो सकता है ना। धीरे धीरे सब कुछ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। BSNL प्राइवेटाइज हो रहा है, LIC का कुछ सेल कर दिया गया है। बहुत सारा ऐसा पब्लिक सेक्टर था जिसे अब क्या कर दिया जा रहा है? प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इससे क्या होगा? रोज़गार पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बैंकिंग सेक्टर में देखे होंगे कि कितनी बैंकिंग कंपनियां ऐसी है जो एक दूसरे में मर्ज हो गई है, जिससे कई हज़ार लोग क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इकोनॉमी पे पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मेनली 8 तरह के कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए अब हम कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोर सेक्टर। तो मेनली कितनी? 8 कोर सेक्टर है। कितना? 8 कोर सेक्टर। यदि हम फर्टिलाइजर की बात करें, किसकी बात करें? फर्टिलाइजर की बात करें तो ये क्या है? ये प्लस में एग्रीकल्चर, खेती पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अच्छा ही ध्यान दिया गया है, जिसके कारण फसल में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन यदि फसल ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसकी यदि हम बात करें तो GDP में कितना योगदान है इसका? 17%, मात्र 17%। बाकी यदि हम स्टील की बात करें तो ये -0.3% में जा रही है, चेंज हो रही है। सीमेंट -2.1, इलेक्ट्रिसिटी -3.7, नेचुरल गैस की यदि हम बात करें -4.9। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो -5.4 आ रही है। वहीं हम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो ये -6.7 जा रही है। वहीं हम कॉल की बात करें, ये तो कमाल ही कर दिया, -20.5%।
डिक्रीज हो रही है। माइनस मीन्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी प्रोडक्शन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिस पे इकोनॉमी क्या है, निर्भर है। सोच सकते हैं यदि इसके प्रोडक्शन में इतनी कमी हो रही है तो कोर सेक्टर का क्या हालात हुआ होगा, है ना। कहा जाता है कि जिस कंट्री का कोर सेक्टर मजबूत है उस कंट्री का इकोनॉमी मजबूत है। क्या है, इकोनॉमी मजबूत। यह सेक्टर जो, ये 8 सेक्टर जो है, यह क्या करती है, इकोनॉमी के पिलर का काम करती है। यदि आपकी इकोनॉमी का पिलर कमज़ोर है ये तो क्या होगा, फिर ये लुढ़क सकती है। यदि किसी घर का पिलर यदि मजबूत ना हो तो घर क्या होता है, हल्का भी यदि हवा का झोंका आता है तो घर को उड़ा के लेके चला जाता है। ये क्या होगा, हल्का भी यदि देश के ऊपर आपदा आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, देश को फतेह कर देंगे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट से निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें ताकि ये क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके। जब तक यह पॉजिटिव नहीं होगा कि बेरोज़गारी उतना ही बढ़ती जाएगी। बेरोज़गारी यदि इतनी बढ़ रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका कोर सेक्टर है। क्या है, कोर सेक्टर है। आप ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हम आपको बताए थे कि जब आप तेल, केरोसिन तेल, पेट्रोल वगैरह सबका माइनिंग कर रहे होते हैं, कोल का माइनिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट नहीं निकलता है, इसमें बहुत सारे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी निकलता है। जैसे वैसलीन जो मुंह में लगाते हैं ठंड के मौसम में, फटने से रोकता है, ठीक है। फेस पे, स्किन पे एक लाइटिंग लाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम गोदरेज की बात करें जो आप बाल में लगाते हैं काला होने के लिए, तो ये सब क्या होता है, यह माइनिंग करके निकाला जाता है। क्या करके, माइनिंग करके निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी पॉइंट पे कहीं पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हर संभव हल करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू।